22 साल का एक लड़का बहुत ही ज्यादा परेशान था और परेशानी की हालत में वो अपने दोस्तों से कहता है कि दोस्त मुझे मेरी गर्लफ्रेंड बुलाई है क्योंकि गर्लफ्रेंड आज अपने घर में अकेली है, उसके घर में कोई नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, मैं वहां जाऊं या ना जाऊं। जैसे ही ये बात उनके दोस्तों ने सुना, दोस्त तो दोस्त होते हैं, दोस्त कहते हैं अरे दोस्त इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड अपने घर पर अकेली है और वो तुम्हें बुलाई है, तो फिर क्या सवाल उठता है कि तुम ना जाओ। इससे अच्छा मौका, और ऐसे मौका को तुम गंवाना क्यों चाह रहे हो। तुम बिल्कुल जाओ और जाके जवानी के मजे लो। वह लड़का कहता है क्योंकि मैंने आज तक ऐसा कुछ भी नहीं किया है तो मुझे डर लग रहा है कि मैं क्या करूं और क्या न करूं। इस बात पे उसके दोस्तों के द्वारा कहा गया कि जाना तो तुम्हें चाहिए ही, लेकिन जाने से पहले तुम्हें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहला बात यह कि जब तुम जाना तो प्रोटेक्शन अपने साथ लेके जाना। मतलब अगर वहां जाना तो निरोध लेके जाना, जिससे अनचाहे गर्भ को रोका जा सके, या फिर यूं कहें कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट ना हो पाए। और साथ ही शक्तिवर्धक कुछ दवाई का गोली भी अपने साथ लेना, ताकि जब तुम शक्तिवर्धक दवाई खाओगे और उस दवाई का असर जब तुम्हारे शरीर के ऊपर पड़ेगा तो तुम लॉन्ग टाइम तक अपने गर्लफ्रेंड के साथ संबंध बना सकते हो। जैसे ही यह बात उसका दोस्त सुनता है, वो पहले गूगल पर इसकी जानकारी इकट्ठा करता है। शक्तिवर्धक गोली के बारे में वो पहले जानकारी लेता है और इसके बाद एक मेडिकल स्टोर में जाने के बाद वो शक्तिवर्धक दवा खरीदता है। और दवा खरीदने के बाद उसके मन में तमाम तरह के ख्वाबों के लड्डू फूटने लगते हैं और वह मन ही मन ये सोच रहा था कि आज की रात उसकी रात बड़ी हसीन होने वाली है। क्योंकि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रात बिताने का मौका तो जरूर मिल गया था, लेकिन उसे यह बिल्कुल भी नहीं पता था जिस लड़की के साथ वह इस तरह का काम कर रहा था, इस तरह का घिनौना कृत्य कर रहा था, उस लड़की का वही रात उसका आखिरी रात हो जाएगा। उस लड़के ने कभी इस बात की परिकल्पना सपने में भी नहीं की होगी। लड़की के पास जाएगा और जाने से पहले शक्तिवर्धक दवा का उपयोग करेगा और उपयोग करने के बाद जब वो संबंध बनाएगा तो उस लड़की की वो रात आखिरी रात हो जाएगी। उसने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जो भी किया, जैसे भी किया, वो सारा कुछ करने के बाद उस लड़की की तबीयत अचानक इतनी बिगड़ गई कि लगातार बिगड़ती चली गई और अंततः उसके गर्लफ्रेंड की मौत हो गई। अब इस लड़की के मौत की सूचना न केवल उस गांव में थी, बल्कि उस गांव के साथ साथ आसपास के इलाके में भी इस बात की सूचना, इस बात का खबर पूरी तरीके से फैल जाता है। और जहां जहां भी अखबार, टेलीविजन या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चलता है, लोगों को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर 22 वर्षीय लड़का इतना घिनौना कृत्य कैसे कर सकता है। आज की कहानी कई संदेश भी देगी और यह भी बताएगी कि कुछ भी करने से पहले एक दो बार नहीं बल्कि हजारों बार सोचने की जरूरत है कि आप क्या करने जा रहे हैं। आज की यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के कानपुर के शिवराजपुर थाना क्षेत्र की है। 14 दिसंबर 2024 की सुबह 7 बजे परिवार वाले एक शादी समारोह से लौटने के बाद वो बार बार अपने बेटी को आवाज लगा रहे थे। बार बार आवाज लगाने के बाद भी उनके बेटी की ओर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। इसलिए घर वाले थोड़े परेशान हो जाते हैं और आखिरकार घर के हर हिस्से की जांच करते हैं, हर हिस्से को देखते हैं। और तभी उनकी नजर एक बेड पर जाती है जिस बेड पर उनकी बेटी लेटी हुई थी। जैसे ही वो लोग अपनी बेटी को उस बेड पर पड़ा हुआ देखते हैं, उसको देखने के बाद वो पूरी तरीके से अचंभित हो जाते हैं, चौंक जाते हैं कि उनकी बेटी निर्वस्त्र अवस्था में पूरी तरीके से बेड पर लेटी हुई थी। परिवार के अन्य जितने भी पुरुष सदस्य थे वो लोग पीछे हट जाते हैं। आखिरकार उस घर की महिला यानी उस लड़की की मां अपने बेटी के पास, जो बेटी उनकी लेटी हुई थी बेड पर, अपने बेटी के पास पहुंचती है और अपनी बेटी के पास जाने के बाद लगातार अपनी बेटी को उठाने की कोशिश कर रही थी, उसको आवाज लगा रही थी, उसको खींच के उठाने की भी कोशिश की जा रही थी, लेकिन वो सारा प्रयास मानो व्यर्थ ही जा रहा था। उसके बेटी का शरीर पूरी तरीके से अकड़ चुका था, इस तरीके से बेसुध लेटी हुई थी मानो उसे दुनिया का कोई फिक्र ही नहीं है, दुनिया की कोई चिंता ही नहीं है कि वह किस स्थिति में लेटी हुई है। और उसको उस स्थिति में कोई देखेगा तो क्या सोचेगा। उसको जब जगाने की कोशिश की जाती है तब वह जगती ही नहीं है और उसके शरीर को हिलाने की कोशिश बार बार की जा रही थी, लेकिन उसके स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा था। वैसे ही मतलब जिस अवस्था में उसका हाथ था वो उसी अवस्था में हो जाता। उसके पैर को हिलाने की कोशिश की जा रही थी तो पैर भी वहीं चला जाता
जिस अवस्था में पहले से था, यूं कहें कि उस लड़की का शरीर पूरी तरीके से अकड़ चुका था। ऐसे भी बताया जाता है कि किसी की भी अगर मौत हो जाती है तो मौत होने के बाद मृत व्यक्ति का जो शरीर होता है 8 घंटे के बाद अगर उसको हिलाने डुलाने की कोशिश की जाए तो वो जिस अवस्था में पहले से था उसका शरीर उसी अवस्था में रह जाता है। परिवार के इस बेटी की वर्तमान कंडीशन को देखने के बाद, वर्तमान स्थिति को देखने के बाद जितने भी परिवार के सदस्य थे सबकी आंखें मानो खुली की खुली रह जाती है और सब लोग ये सोचने लगते हैं कि आखिर किसने ऐसा कृत्य किया होगा, आखिर किसको इस बात की जानकारी थी, किसको इस बात का पता था कि घर वाले एक शादी समारोह में गए हुए हैं और इसी बीच कोई उसके घर में आता है और आने के बाद उसकी बेटी के साथ न सिर्फ गंदे कृत्य करता है बल्कि गंदा कृत्य करने के बाद उसकी बेटी का पूरी तरीके से सफाया कर देता है ताकि कोई सबूत ही हाथ न लगे। सब लोग इस बात को सोच रहे थे, सब लोग इस बात को जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर इस बेटी से, इस घर की लड़की से किसी का क्या दुश्मनी हो सकता है। सब लोग बार बार ये सोच रहे थे और सोच सोच कर परेशान हो रहे थे। ऐसे ही इस बात की पुष्टि हो गई कि वो लड़की अब इस दुनिया में नहीं रही। घर में पूरी तरीके से चीख पुकार मच जाता है। घर के परिवार के सदस्यों का भी रो रो के बुरा हाल था। उस बेटी की मां भी लगातार रोए जा रही थी और चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी और बार बार यही कह रही थी कि काश मुझे अगर इस बात का पता होता कि अगर हम लोग एक शादी समारोह में जाएंगे और शादी समारोह में जाने के बाद जब वापस लौटेंगे और वापस लौट के आने के बाद हमारी बेटी इस दुनिया में रहेगी ही नहीं तो फिर हम अपने बेटी को अपने साथ लेके जाते। घर में पूरी तरीके से चीख पुकार मच जाता है और उस चीख पुकार को सुनने के बाद आसपास के लोगों तक, अगल बगल के घर के लोगों तक पहुंचती है तो वो वहां से भी घर वाले उस घर में पहुंच जाते हैं जहां पे कि ये घटना हुई थी और सब लोगों की आंखें मानो नम हो गई थी। निर्वस्त्र अवस्था में उस लड़की को देखने के बाद सब लोग यही सोच रहे थे कि पहले इस लड़की के साथ पहले गंदा कृत्य किया गया है और गंदा कृत्य करने के बाद इसको रास्ते से ही सदा के लिए हटा दिया गया है या फिर यूं कहें कि पूरी तरीके से हमेशा के लिए इसको गहरे नींद में सुला दिया गया है। सब लोग इस बात को सोच रहे थे और इसी बीच उस घटनास्थल पर जितने भी लोग पहुंचे हुए थे उसी में से किसी ने इस बात की जानकारी पुलिस को दे दी कि आपके एरिया में इस तरह की कोई घटना घटित हुई है। पुलिस को जैसे ही इस बात का पता चलता है पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है और घर वालों को भी लग रहा था कि यह कोई सामान्य घटना नहीं है। पुलिस की टीम वहां पर पहुंचती है, फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया जाता है और फॉरेंसिक टीम सबसे पहले उस बॉडी को अपने कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू करती है। घर के एक एक कोने की बड़े ही बारीकी से जांच होती है और जांच पड़ताल करने के दौरान ही जब घर वालों से पूछा गया कि जब यह घटना हुई उस समय आप लोग कहां थे या फिर आप लोग कल कहां गए थे, इस बात पे घर वाले बताते हैं कानपुर का ही एक देहात का एरिया पड़ता है, असरतगंज जिसका नाम है, उस असरतगंज नामक जगह पे हम लोग गए थे और वहां एक शादी का समारोह था और शादी समारोह अटेंड करने के बाद जब हम लोग सुबह यहां पर आए तब हमारी बेटी की जो वर्तमान स्थिति थी ये यही स्थिति थी जो कि आपको देखने के बाद पता चल रहा है। उसकी मां ये भी कहती है कि जाने से पूर्व हमने अपनी बेटी से कहा था कि बेटी तुम भी साथ चलो। इस बात पे बेटी मना कर दी और वो साथ नहीं गई और काश अगर बेटी हमारे साथ चली गई होती तो आज हमारी बेटी के साथ ये इतना बड़ा हादसा नहीं होता, हमारी बेटी आज भी जीवित होती। और इतना कह के उसकी मां फिर से पुलिस वालों के सामने रोने लगती है। उसको किसी तरह शांत कराया जाता है, चुप कराया जाता है। जाहिर सी बात है कि किसी के घर की अगर बेटी की यह स्थिति हो और वो भी तब जब उसके घर में कोई ना हो और उसके बाद जब घर के सदस्य वहां पर आते हैं और आने के बाद जो वर्तमान स्थिति उसकी बेटी की थी उन स्थितियों को देखने के बाद किसी को भी ऐसा लगेगा कि काश अगर ये लड़की, ये बेटी हमारे साथ गई होती तो उसके साथ ये हादसा नहीं होता, उसके साथ ये स्थिति नहीं बनती जिस स्थिति में ये लड़की पहुंच चुकी है। घर का एक लड़का, उसी घर का एक बेटा जिसका घर उस घर से, उस घटना स्थल से उसके घर की जो दूरी थी महज 50 मीटर के आसपास रही होगी, उस घर के बेटे को बुलाया गया और उसके बेटे के साथ साथ उसकी पत्नी भी आई। मतलब यूं कहें कि लड़की की भाभी और भैया को भी बुलाया गया और उससे पूछा गया कि जब समय आप लोग कहां थे, क्या आप लोग भी शादी में ही गए थे। इस बात पे उसकी भाभी कहती है कि नहीं, हम लोग शादी में नहीं गए थे, हमारी जो एक छोटी बच्ची है 5 साल की वो भी इसी घर में आई हुई थी। चूंकि जो हमारी ननद थी उसने हमें फोन करके बताया कि सब लोग घर वाले, घर में जितने भी लोग हैं सब लोग शादी में जा रहे हैं, तो क्या आप अपनी बेटी को, मतलब मेरी भतीजी को मेरे साथ सोने के लिए भेज सकती हैं। तो मैंने हां कर दिया और मैंने अपनी बेटी को भेज दिया और हमारी बेटी जो थी वो भी अपने फुआ के साथ, यानी हमारी बेटी अपने फुआ के साथ वो उस घर में ही सोई हुई थी। और इसके बाद की जो स्थिति बनी, क्योंकि सुबह जैसे ही हुआ हमारी बेटी अपने घर आ गई और उसके बाद क्या हुआ ये मुझे नहीं पता। आसपास के लोगों से भी
पूछताछ की गई और फोरेंसिक टीम घर के हर एक कोने को जांच करती है और जो भी घटना स्थल पर चाहे वो लड़की का कपड़ा हो, लड़की के आसपास जो भी चीजें पड़ी हुई थी, उन सब चीजों को भी अपने कब्जे में लेती है और कब्जे में लेने के बाद उस लड़की को वहां से फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन इसी बीच जब पुलिस जांच पड़ताल कर रही थी तो जांच पड़ताल करने के बाद ही लड़की के बॉडी से कुछ दूरी पर घर के कोने में शक्तिवर्धक गोलियों का एक रैपर मिला। शक्तिवर्धक गोलियों की अगर हम बात करें तो कोई भी पुरुष के द्वारा संबंध बनाने से पहले उस गोली का उपयोग किया जाता है और गोली का उपयोग इसलिए किया जाता है कि कोई भी जब लड़की के साथ या फिर किसी महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाए तो संबंध करने के दौरान वो लॉन्ग टाइम तक उस लड़की के साथ या फिर उस महिला के साथ शारीरिक संबंध बना पाए। इस हेतु कोई भी पुरुष के द्वारा शक्तिवर्धक गोलियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही उस घर में शक्तिवर्धक गोलियों का रैपर मिला, शक्तिवर्धक गोलियों के रैपर मिलने से पुलिस का जो शक था वह पूरी तरीके से यकीन में बदल गया। पुलिस को भी साफ साफ लग गया कि कहीं ना कहीं ये जो मामला है ये लव अफेयर की ओर इंगित करता है। घर वालों के मोबाइल का भी सीडीआर यानी कॉल डिटेल रिपोर्ट जिसको हम लोग बोलते हैं उसको निकाला गया और निकालने के बाद कोई सुराग हाथ नहीं लगा। जब लड़की के कॉल डिटेल को सीडीआर को निकाला गया तो निकालने के बाद पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगती है। वो लड़की एक नंबर पे लगातार बात की थी और यह बात कोई एक दो दिन का नहीं था बल्कि पिछले एक साल से उस लड़के से वो लगातार बात कर रही थी। जब उस लड़के के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की गई, घर वालों से पूछा गया कि मुझे यह बताइए कि आपकी बेटी किसी लड़के से बात करती थी। इस बात पे घर वाले कहते हैं मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि हमारी बेटी किसी के साथ बात करती थी या नहीं करती थी। हाँ, उसके पास मोबाइल जरूर था। और जब सीडीआर निकाला गया, सीडीआर निकालने के बाद उस लड़के का नंबर पुलिस को हाथ लगता है और जिस रात की यह घटना थी उस रात भी फोन किया गया था उस लड़के को, शाम में भी फोन किया गया था। मतलब यूं कहें कि पिछले एक साल का कॉल डिटेल जब निकाला गया तो उसमें यह क्लियर हुआ कि उस लड़के के साथ लड़की घंटों बात करती थी। अब उस लड़के का जो मोबाइल नंबर मिला उस मोबाइल नंबर को पुलिस लेती है और लेने के बाद उसको सर्विस लॉन्च पे डालती है और जब सर्विस लॉन्च पे डाला गया तब उसका लोकेशन आने लगा कि आखिर ये जो लड़का है किस लोकेशन पे है। उस लोकेशन पे छापेमारी की गई और छापेमारी करने के उपरांत उस लड़के को वहां से पकड़ लिया गया और पकड़ने के बाद जब उससे पूछताछ की गई तो पहले तो लड़का इधर उधर की बातें करते रहा। पहले तो यह कहता कि मैं किसी लड़की को जानता ही नहीं हूं, मेरे पास कोई ऐसी जानकारी नहीं है। अब जब पुलिस उससे सीधा सीधा सवाल करती है कि आखिर तुम यह बताओ कि उस लड़की को तुमने क्यों मारा, जैसे ही पुलिस अपने शब्दों में डायरेक्ट सवाल पे आती है वो लड़का पूरी तरीके से डर चुका था और डरने के बाद वो अपनी बात कहने लगता है कि वो लड़की हमारी गर्लफ्रेंड है और हम उससे प्यार करते हैं और न सिर्फ प्यार करते हैं, हम लोग इन फ्यूचर शादी करने के भी प्लान में थे। लेकिन 13 दिसंबर 2024 को सुबह में वो लड़की हमारे पास फोन करती है और फोन करने के बाद ये कहती है कि आज रात घर में कोई नहीं रहेगा, घर के जितने भी सदस्य हैं सब के सब एक शादी समारोह में जा रहे हैं, तो मैं चाहती हूं कि तुम मेरे पास रात में आ जाओ और जब रात में तुम आओगे तो मैं तुम्हारे साथ पूरा रात टाइम एक्सपेंड करूंगी, मैं तुम्हारे साथ समय व्यतीत करूंगी। मैंने ये सोच के, चूंकि वो हमारी गर्लफ्रेंड थी, तो मैं इसी बात की चर्चा कर रहा था अपने दोस्तों के पास। दोस्तों ने हमें यह सलाह दी कि तुम जब वहां पर जाना तो अपने साथ प्रोटेक्शन लेके जाना ताकि तुम्हें कोई यौन संबंधी बीमारी ना हो जाए। इसी बात का ख्याल रखते हुए हम मेडिकल के दुकान पर गए और उन लड़कों के द्वारा यह भी बताया गया था कि जब तुम संबंध बनाना तो संबंध बनाने के पूर्व तुम शक्तिवर्धक दवा का भी कुछ उपयोग करना, शक्तिवर्धक गोली भी अपने साथ लेकर जाना। और चूंकि मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी, ये मेरा फर्स्ट टाइम था, मुझे कुछ भी पता नहीं था, थोड़ी बहुत जानकारी हमने गूगल से इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद हम उस मेडिकल शॉप में पहुंचे और वहां से सबसे पहले कॉन्डोम खरीदे और इसके बाद फिर वहीं से शक्तिवर्धक दवाइयों का एक रैपर खरीदा और रैपर खरीदने के बाद हम बिना बताए का जो गोली था उसको खा लिए और इसके बाद उस लड़की के साथ संबंध बनाना शुरू कर दिए। जब हमारे अंदर तीव्र उत्तेजना हुई, उस शक्तिवर्धक गोली ने जब अपना प्रकोप दिखाना शुरू किया, क्या हुआ मुझे कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था कि मैं उस लड़के के साथ क्या कर रहा हूं। हमने पहले उस लड़की को निर्वस्त्र किया, बिना कपड़े के किया। वो लड़की हमें बार बार मना कर रही थी कि तुम मेरे पूरे कपड़े मत उतारो, लेकिन हमसे नहीं रहा गया, मैंने उसका पूरा कपड़ा उतारा। चूंकि दिसंबर का महीना था, ठंड ने अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया था और इधर गोली ने भी अपना प्रकोप दिखाना, शक्तिवर्धक दवा ने भी अपना प्रकोप दिखाना मेरे शरीर के ऊपर शुरू कर दिया था और हम पूरी ताकत से उस लड़की की ओर न सिर्फ पड़े बल्कि पूरी रात उस लड़की को निर्वस्त्र करके उसका उपभोग करते रहे। वो लड़की बार बार रिक्वेस्ट कर रही थी कि मुझे छोड़ दो, अब बहुत हो गया,
अब छोड़ दो, मेरे ऊपर शक्तिवर्धक दवाइयों का ऐसा असर हुआ जिसकी मैं क्या ही बात करूं। 10 बजे से लेकर 4 बजे सुबह तक, मतलब 6 घंटे तक लगातार उस लड़की के साथ हम वैसे घटना को अंजाम देते रहे, और वो भी बिना कपड़े के। दिसंबर के महीने में ठंड उधर अपना प्रकोप दिखा रहा था, और शक्तिवर्धक दवा का जो उपयोग मैंने किया था, वो गोली, वो दवा भी मेरे शरीर के ऊपर अपना प्रकोप दिखा रहा था। और यही नतीजा हुआ कि हमने उस लड़की के साथ ना चाहते हुए भी, उस लड़की के मना करने के बाद भी उस घटना को अंजाम दिया। जब वो लड़की ठंड से कांप रही थी, ठंड से जब कांपने लगी, तब हमने एक बार उसको छोड़ दिया था। उसके बाद भी जब मुझे लगा कि जब हम अपने आप को संतुष्ट नहीं कर पाए हैं, तो हम फिर से पूरी ताकत से उस लड़की की ओर ऐसे पड़े जैसे कोई भूखा शेर सामने अपने शिकार के ऊपर पड़ता है। जब 4 बजे सुबह हो गया, सुबह जब हुआ, तो उस समय लड़की की हालत बिगड़ने लगी। जब लड़की की हालत बिगड़ रही थी, तब मैंने उसी घर में आग जलाया, और आग जलाने के बाद उसको सेकने की कोशिश किया, क्योंकि जो लड़की की स्थिति थी वो लगातार बिगड़ते जा रही थी। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था सिवा इसके कि मैं उस लड़की को उसी हालत में छोड़ के चुपचाप वहां से निकल जाऊं। और जब लड़की की स्थिति बद से बदतर हो गई, जब उस लड़की को हिलाने डुलाने के बाद भी उसके मुंह से कोई भी आवाज नहीं आ रहा था, तब हम उस लड़की को उसी अवस्था में छोड़ के वापस अपने घर चले गए। और घर जाने के बाद हम अपने काम में लग गए। उस लड़के को यह पता नहीं था कि पुलिस और कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, और जब कानून के शिकंजे में वो पड़ेगा, अंततः वो पकड़ ही लिया जाएगा। और जब वो पकड़ा जाएगा तो कानून अपना काम करेगी और उसको सजा भी जरूर देगी। उस लड़की ने उस लड़के के ऊपर भरोसा करके, विश्वास करके अपने पास बुलाया था, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो उस लड़के के साथ पूरी रात व्यतीत कर पाए, क्योंकि घर में कोई था नहीं। लेकिन उस लड़के ने उस लड़की के भरोसा को, उस लड़की के विश्वास को न सिर्फ तोड़ा, बल्कि उसके भरोसे, विश्वास और जज्बात का गला भी घोट दिया। सब लोग इस बात को लेके तमाम तरह की बात कर रहे थे, और जैसे ही इस बात का पता चला कि इस लड़की के साथ ऐसा कृत्य करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका बॉयफ्रेंड ही है, सब लोग अब ये सोचने पे मजबूर हो गए, आखिर कैसे कोई भी बॉयफ्रेंड अपने गर्लफ्रेंड के साथ इस तरीके का कृत्य करने के बाद उसको उसी अवस्था में छोड़कर वापस अपने घर चला जाता है। अब पुलिस उसको अपने कस्टडी में लेती है, और कस्टडी में लेने के बाद उससे जांच पड़ताल करती है। जो भी एविडेंस और कुछ होता है, उस एविडेंस को कलेक्ट करती है, और जब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आता है, तो पोस्टमार्टम के रिपोर्ट में भी इस बात की पुष्टि हो जाती है। बीच वो लड़की ठंड की वजह से कहें या फिर उस लड़के के द्वारा लगातार अमानवीय हरकत से कहें, वो पूरी तरीके से वो लड़की जब लाचार हो गई, विवश हो गई, और जब उसका शरीर जब जवाब देना शुरू कर दिया, और अंततः वह संघर्ष करती रही, और संघर्ष करते हुए उसके प्राण स्वतः ही उस ठंड में निकल गया। और निकलने के बाद जब लगभग 7 बजे के आसपास, मतलब 4 बजे के आसपास उसके प्राण पखेरु उड़ चुके थे, और 7 बजे के आसपास जब उसके घर वाले उस घर में पहुंचते हैं, और घर में पहुंचने के बाद उसके लड़की की जो स्थिति थी, उस स्थिति को देखने के बाद सबको समझते ये देर न लगी कि हमारी बेटी के साथ क्या हुआ होगा। उसको उसी तरह निर्वस्त्र अवस्था में छोड़ के उसका बॉयफ्रेंड वहां से चला गया था। तो इस बात का भी परवाह नहीं था कि अगर हम जा रहे हैं तो कम से कम उस लड़की को कपड़ा भी पहना दें। उसको उस अवस्था में अगर छोड़कर जाएंगे तो शायद मानवता भी हमें माफ नहीं करेगा। और जब पुलिस इस पूरे मामले का इन्वेस्टिगेशन करती है, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद साफ साफ इस बात का पता चलता है कि अभी वो लड़की मात्र 17 साल की थी, और वो जो लड़का था वो 22 साल का लड़का था। पॉक्सो एक्ट के तहत उस लड़के के ऊपर मुकदमा दर्ज होता है, और मुकदमा दर्ज होने के बाद संबंधित न्यायालय में उसको प्रस्तुत किया जाता है, और पुलिस सारे साक्ष्य, सारे एविडेंस जुटाती है, और जुटाने के बाद अपना चार्जशीट उस न्यायालय में, उस कोर्ट में दाखिल भी कर देती है। पुलिस ऐसा दावा कर रही है कि हमारे पास पर्याप्त साक्ष्य और सबूत हैं जो उस लड़के को सजा दिलाने के लिए काफी हैं। अब सवाल यह उठता है कि कैसे आधुनिकता के इस युग में लड़के और लड़कियां अज्ञानतावश कुछ ऐसी बड़ी गलती कर बैठते हैं, जिस गलती के बाद उस लड़के का या फिर उस लड़की का जीवन ही पूरी तरीके से तबाह और बर्बाद हो जाता है। बाकी इस घटना को बताने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी के भावनाओं को आहत करना नहीं, किसी की अंतरात्मा को चोट पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। आपको यह बताना भी है कि कोई भी काम करने से पहले एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि अगर जरूरत पड़े तो हजारों बार सोचने की जरूरत है। उसके नेगेटिव और पॉजिटिव पहलुओं को, उसके सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं को सोचकर, समझकर, भली भांति जानकर और पहचान कर
अमल में लाने की जरूरत है। और साथ ही उसे इस बात को भी जानना चाहिए कि जो भी हम काम करने जा रहे हैं, इसका सकारात्मक प्रभाव क्या होगा, इसका नकारात्मक प्रभाव क्या होगा। अगर यह काम सक्सेस हो गया तो फिर इसका रिजल्ट क्या होगा, और अगर यह सक्सेस नहीं हुआ तो इसका रिजल्ट क्या होगा। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं को जानने के बाद ही कोई भी काम, चाहे वो छोटा काम हो चाहे वो बड़ा काम हो, वो इंसान के द्वारा किया जाना चाहिए। बाकी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आपकी क्या राय है, निष्पक्षता से कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और यह भी बताएं कि आज के इस आधुनिक युग में इस प्रकार की जो भी घटना घटित हो रही है, इसका आने वाले समय में क्या प्रभाव पड़ेगा, और जो प्रभाव पड़ेगा, जो संभावनाएं बनेंगी, उन संभावनाओं के बाद जो स्थितियां उत्पन्न होगी, उन स्थितियों से निपटने के लिए क्या आज के आधुनिक लड़के पूरी तरीके से तैयार हैं। अपनी राय निष्पक्षता के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर दें।